क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दादा दादी पूजा पाठ में जितना समय बिताते हैं, आप उतना क्यों नहीं बिताते? या फिर कैसे एक तरफ हम हाथ में लेटेस्ट स्मार्टफोन रखते हैं, लेकिन घर से निकलने से पहले आज भी दही चीनी खाते हैं? परंपरा और आधुनिकता की इसी मजेदार और रहस्यमय रस्साकशी का नाम है सांस्कृतिक परिवर्तन। तो चलिए समाजशास्त्र के इस दिलचस्प अध्याय के पन्नों में गोता लगाते हैं और जानते हैं कि कैसे हमारे समाज ने अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए जमाने का लिबास पहना, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं बदला। कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी के उस दौर से जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि कैसे अंग्रेजों ने कारखाने लगाए, शहर बसाए और हमारे काम करने का तरीका बदल दिया। लेकिन जब घर की बाहरी दीवारें बदलती हैं, तो अंदर रहने वालों की सोच कैसे अछूती रह सकती है? यहीं से शुरुआत होती है हमारे समाज के भीतर उठने वाले एक बड़े तूफान की। अंग्रेजों के आने से भारत के पढ़े लिखे वर्ग को एक गहरा धक्का लगा। उन्होंने जब पश्चिमी देशों की आज़ादी और समानता की बातें पढ़ीं, तो उन्हें अपने ही समाज की कुरीतियां, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह और जाति भेद, चुभने लगी। इस दौर में राजा राम मोहन राय, पंडिता रमाबाई, सर सैयद अहमद खान और ज्योतिबा फूले जैसे समाज सुधारक किसी महानायक की तरह उभरे। ये सुधारक केवल पश्चिमी विचारों की अंधी नकल नहीं कर रहे थे। उन्होंने एक कमाल का रास्ता निकाला। उन्होंने अपने ही प्राचीन धर्म ग्रंथों जैसे वेद और कुरान का गहराई से अध्ययन किया और साबित किया कि ये कुरीतियां तो हमारे असली धर्म का हिस्सा थी ही नहीं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करने के लिए हिंदू शास्त्रों का ही सहारा लिया। इस वैचारिक क्रांति को पंख लगाए नई तकनीक ने। प्रिंटिंग प्रेस, अखबार, टेलीग्राफ और रेलवे के आ जाने से अब बंगाल के समाज सुधारकों के विचार मद्रास और महाराष्ट्र तक रातों रात पहुंचने लगे। विचारों का ये आदान प्रदान बिल्कुल आज के सोशल मीडिया जैसा था, बस रफ्तार थोड़ी धीमी थी। अब कहानी में एंट्री होती है मशहूर समाजशास्त्री एम एन श्रीनिवास की, जिन्होंने इस सांस्कृतिक बदलाव को समझने के लिए हमें 4 जादुई चश्मे दिए। पहला चश्मा है संस्कृतिकरण का। भारतीय समाज जातियों की एक ऐसी सीढ़ी है जिसमें नीचे खड़े लोग हमेशा ऊपर जाने की चाह रखते हैं। श्रीनिवास ने देखा कि कई निम्न जातियां या जनजातियां समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए उच्च जातियों, खासकर ब्राह्मणों या क्षत्रियों के रहन सहन, पूजा पाठ, खान पान और पहनावों की नकल करने लगी थी। वे मांस मदिरा छोड़कर जनेऊ धारण करने लगे। इसे ही संस्कृतिकरण कहा गया। लेकिन इस कहानी का एक डार्क साइड भी है। आलोचकों ने कहा कि इस प्रक्रिया ने समाज की असली बीमारी यानी असमानता को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे सही ठहरा दिया। संस्कृतिकरण के चक्कर में कई निम्न जातियों ने उच्च जातियों की बुरी बातें भी अपना लीं, जैसे वधूमूल्य की जगह दहेज प्रथा शुरू हो गई और महिलाओं पर पाबंदियां बढ़ गई। दलित लेखिका कुमुद पावड़े की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है, जिन्हें संस्कृत सीखने पर समाज के तीखे तानों का सामना करना पड़ा, क्योंकि संस्कृत पर सिर्फ उच्च जाति के पुरुषों का एकाधिकार माना जाता था। दूसरा चश्मा है पश्चिमीकरण का। 150 साल के ब्रिटिश राज ने हमारे सोचने, खाने और पहनने के तरीके को बदल कर रख दिया। पश्चिमीकरण सिर्फ कोट पैंट पहनने तक सीमित नहीं था। यह एक ऐसा द्वंद्व था जहां एक ही इंसान दोहरी जिंदगी जी रहा था, बाहर से अंग्रेज और घर के अंदर पक्का हिंदुस्तानी। उदाहरण के लिए, एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण सज्जन सिर पर पारंपरिक पगड़ी और धोती पहनते थे, लेकिन उसके ऊपर अंग्रेजी कोट और टाई भी लगा लेते थे। कला के क्षेत्र में राजा रवि वर्मा ने इसी पश्चिमीकरण को अपने कैनवस पर उतारा, जहां चित्र तो भारतीय देवी देवताओं के थे, लेकिन उन्हें बनाने की तकनीक बिल्कुल पश्चिमी थी, जिसे ऑयल पेंटिंग कहते हैं। और हाँ, पश्चिमीकरण ने पीढ़ियों के बीच एक गहरी खाई भी पैदा कर दी। एक तरफ दादी नानी पारंपरिक भजन सुन रही थी, तो दूसरी तरफ उनकी पोतियां जीन्स पहनकर अंग्रेजी पॉप गीत गा रही थी। लेकिन क्या सिर्फ पश्चिमी कपड़े पहन लेने से कोई आधुनिक हो जाता है? यही काम आता है तीसरा चश्मा, आधुनिकीकरण। ये सिर्फ फ्रिज या टीवी खरीद लेने का नाम नहीं है, बल्कि ये दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट है। आधुनिकीकरण का मतलब है संकीर्ण सोच से बाहर निकलकर पूरी दुनिया को एक मानना। ये भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय विज्ञान, तर्क और मेहनत पर विश्वास करने की कहानी है। एक आधुनिक समाज में इंसान की पहचान उसके जन्म या जाति से नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत से होती है। और अंत में आता है चौथा चश्मा, पंथनिरपेक्षीकरण। पश्चिमी दुनिया में इसका सीधा सा मतलब था कि इंसानी जिंदगी से धर्म का प्रभाव
कम हो जाना। लेकिन भारत तो भारत है। यहाँ कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ लिया। यह सच है कि छुआछूत और पवित्रता अपवित्रता के पुराने नियम टूट रहे थे, लेकिन धर्म और जाति गायब नहीं हुए। उन्होंने अपना रूप बदल लिया। आज शादी ब्याह या त्योहारों में धर्म आस्था से ज्यादा स्टेटस सिंबल बन गया है। घर के बाहर लगी लग्जरी कारों की कतारें बताती है कि अनुष्ठान अब दिखावे का मंच बन गए हैं। और जाति जाति ने तो राजनीति का चोला पहन लिया है। अब जातियां पुरानी रस्मों के बजाय वोट बैंक और दबाव समूहों के रूप में काम करती है, ताकि वे सत्ता और संसाधनों पर अपना हक जमा सके। तो कुल मिलाकर इस सांस्कृतिक परिवर्तन के अध्याय का क्लाइमैक्स ये है कि भारत ने कभी भी अपनी पुरानी विरासत को पूरी तरह नहीं छोड़ा और ना ही पश्चिमी विचारों को आंख मूंदकर स्वीकारा। हमने दोनों को मिलाकर एक ऐसी शानदार खिचड़ी पकाई है जिसका स्वाद पूरी दुनिया में सबसे अलग है। हम आधुनिक भी हैं और पारंपरिक भी। अब जब हमने पूरी कहानी समझ ली है, तो चलिए पिछले वर्षों के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक नज़र डालते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं और इस अवधारणा की प्रमुख आलोचनाएं क्या है? इसका उत्तर कुछ इस तरह होगा। समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण वो प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न हिंदू जाति जनजाति या कोई अन्य समूह अपनी प्रथाओं, कर्मकांडों, विचारधारा और जीवन शैली को उच्च जातियों की दिशा में बदलता है ताकि वे समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर सकें। अगर इसकी आलोचनाओं की बात करें तो पहली आलोचना ये है कि यह सामाजिक गतिशीलता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। इससे समाज में कोई ढांचागत बदलाव नहीं आता, सिर्फ कुछ लोगों की स्थिति बदलती है और भेदभाव जस का तस रहता है। दूसरी आलोचना ये है कि ये उच्च जाति की जीवन शैली को आदर्श और निम्न जाति की जीवन शैली को हीन मानता है। तीसरी बात, संस्कृतिकरण के कारण महिलाओं की स्थिति अक्सर खराब हो जाती है। उच्च जातियों की नकल में दहेज प्रथा और पर्दे जैसे रिवाज निम्न जातियों में भी फैल जाते हैं। और आखिरी आलोचना ये है कि इससे निम्न जातियों के पारंपरिक कौशल और श्रम जैसे शिल्पकारी को शर्मनाक माना जाने लगता है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण के बीच क्या अंतर है? पश्चिमीकरण ब्रिटिश शासन के 150 वर्षों के प्रभाव के कारण भारतीय समाज और संस्कृति जैसे प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, विचारधारा और मूल्यों में आए परिवर्तनों को दर्शाता है। ये मुख्य रूप से पश्चिमी जीवन शैली, खान पान, पोशाक और अंग्रेजी भाषा की नकल करने तक सीमित है। वहीं दूसरी ओर आधुनिकीकरण एक व्यापक वैचारिक बदलाव है। इसका अर्थ है तार्किक सोच, विज्ञान और उपयोगितावाद पर जोर देना। एक आधुनिक समाज में व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसकी योग्यता से होती है। पश्चिमीकरण में बाहरी दिखावा हो सकता है, जैसे सूट पहनना, लेकिन आधुनिकीकरण सोच का विकास है, जैसे समानता और मानवाधिकारों में विश्वास करना। तीसरा प्रश्न, आधुनिक भारत में जाति के पंथ निरपेक्षीकरण का क्या अर्थ है? पारंपरिक भारतीय समाज में जाति व्यवस्था पूरी तरह से धार्मिक ढांचे और पवित्रता व अपवित्रता के नियमों पर आधारित थी। लेकिन आधुनिक भारत में इसका पंथनिरपेक्षीकरण हो गया है। इसका अर्थ ये है कि अब जाति अनुष्ठानों या छुआछूत का आधार न रहकर एक राजनीतिक दबाव समूह बन गई है। आज लोग अपनी राजनीतिक मांगें मनवाने, सत्ता में हिस्सा पाने और संसाधनों पर अधिकार जताने के लिए अपनी जाति के आधार पर संगठन बनाते हैं। राजनीतिज्ञ भी वोट बैंक के लिए जातियों को इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार जाति का स्वरूप अब धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक और धर्मनिरपेक्ष हो गया है। और अब हमारा चौथा और आखिरी प्रश्न, 19वीं और 20वीं सदी के समाज सुधार आंदोलनों की प्रकृति कैसी थी? इसका उत्तर यह है कि 19वीं और 20वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन आधुनिकता और परंपरा का एक अनूठा मिश्रण थे। राजा राममोहन राय और सर सैयद अहमद खान जैसे सुधारकों ने पश्चिमी उदारवाद और तार्किक सोच का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने अपनी प्राचीन विरासत और धर्म ग्रंथों का पुनर्मूल्यांकन किया। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे सती प्रथा और बाल विवाह का विरोध करने के लिए पश्चिमी विचारों के साथ साथ प्राचीन भारतीय साहित्य का भी हवाला दिया। उन्होंने नई तकनीकों जैसे प्रिंटिंग प्रेस और रेलवे का उपयोग करके अपने विचारों को पूरे देश में फैलाया और महिलाओं की शिक्षा व निम्न जातियों के उत्थान पर विशेष जोर दिया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस स्लाइड की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स की वीडियो आगे आने वाली है।
जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे NCERT 5 चैनल से पढ़कर अपनी क्लास में टॉप करेंगे। धन्यवाद।